हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? आंसर होगा सरगम कौशल। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। 21 साल बाद ऐसा मौका आया है जब किसी भारतीय को ये खिताब मिला है। यहाँ पर मिस वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, मिसेज वर्ल्ड की बात हो रही है। तो सरगम कौशल, आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो दिसंबर में ही, अभी हाल ही में ये अवार्ड उन्होंने जीता है। और 63 कंट्री की जो प्रतिभागी थी वो सब इनके साथ थी प्रतिद्वंदी के तौर पर, और इन्होंने ये खिताब जीत लिया। इससे पहले इंडिया के पास ये खिताब आया था 2001 में। कौन जीती थी उस वक्त मिसेज वर्ल्ड का खिताब? किन्होंने? तो डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने जीता था 2001 में, और अब 2022 में ये जीता है और नाम है सरगम कौशल। नाम ध्यान में रखना है आपको। तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ? मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो चुनाव है वो कहाँ पर हुआ? तो अमेरिका के लास वेगास में ये आयोजित किया गया। ओके, इंपॉर्टेंट बात। 32 ईयर की हैं, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने पीजी किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन। विशाखापट्टनम में टीचर रह चुकी हैं। 2018 में उनकी शादी हुई थी। उनके पति इंडियन नेवी में हैं और अपना जो भी सफलता का श्रेय है उन्होंने पिता और पति को दिया है। तो मिसेज वर्ल्ड 2022, इसके बारे में बताऊं। जो मिसेज वर्ल्ड का इवेंट होता है ये मिस वर्ल्ड से अलग होता है, ठीक है। इसमें शादीशुदा महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। शुरुआत हुई थी 1984 में, तब इसका नाम मिसेज अमेरिका हुआ करता था। बाद में फिर पूरे वर्ल्ड को इसमें शामिल किया गया, दुनिया के बहुत सारे देशों को, और ये नाम फिर चेंज होते होते कई और नाम आए। फिर अब मिसेज वर्ल्ड कहा जाता है, मिसेज वर्ल्ड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। भारत ने शांति सैनिकों यानी पीस कीपर्स, जो यूनाइटेड नेशंस के होते हैं, वो उनके खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस समूह को लॉन्च किया गया है या भारत ने किया है? आंसर होगा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है इंडिया ने यूएनएससी में। इसको कहेंगे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर्स। ओके, तभी दिसंबर में यूएनएससी का प्रेसिडेंट है इंडिया के पास अध्यक्षता है यूएनएससी की। तो सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया और फिर ये लॉन्च कर दिया गया। तो अब क्या है, इस ग्रुप के पास एक डेटाबेस होगा जिसमें ब्लू हेलमेट्स यानी पीस कीपर्स को ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह का होता है उनका यूनिफॉर्म और हेलमेट का कलर होता है ब्लू, जो पीस कीपर्स होते हैं। तो अभी हाल फिलहाल और पिछले कुछ वक्त में भी ये देखने को मिला है कि यूएन पीस कीपर्स पर हमले बहुत हुए हैं। तो इस जो भी हमला हो रहा है तो उसके प्रति जवाबदेह जो लोग हैं, जो भी टेरर ग्रुप है या जो भी समूह है, उन सब पर कार्रवाई करने के लिए ये ग्रुप तैयार कर दिया गया, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। और आपको बताऊं कि जो शांति सैनिक हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जान देने वाले हैं वो भारतीय हैं। यूएन पीस कीपर्स के को लेकर जो ग्रुप बनाया गया है उसको लेकर एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी यूएनएससी में, और उसी दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके बारे में कहा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठित अपराध हैं वो सब बढ़ रहे हैं, और पिछले 3 साल में 20 देशों के 68 पीस कीपर्स की जान गई हैं। और अगर हम इतिहास देखेंगे तो अब तक सबसे ज़्यादा 177 पीस कीपर्स की जान गई है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के दौरान। ओके, सबसे ज़्यादा इंडियंस ने जान दी है। तो किसी भी सैन्य सहयोग देने वाले जो देश हैं उनमें इंडिया का जो आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया ने इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा उठाया और ये ग्रुप तैयार किया है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये तैयार हो गया है। इसमें इंडिया, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को
और नेपाल, ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का सह अध्यक्ष होगा। ओके, और आपको बताऊँ कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो यूएन पीस कीपर्स के खिलाफ हिंसा के किसी भी जो भी काम होगा, अगर उनके खिलाफ काम हो रहा है तो उसकी जवाबदेही को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि कई देश होंगे तो ऐसे में यूनाइटेड नेशंस पर प्रेशर और उस देश में जहाँ पर ये हमला हुआ है वहाँ पर कार्रवाई करवाया जा सकता है। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के जो ये सह अध्यक्ष होंगे ये सब अपने अपने देशों में मीटिंग आयोजित करेंगे। हर 2 साल पर ये मीटिंग हुआ करेगी और दुनिया के तमाम देशों को इसमें शामिल करने का मौका दिया जाएगा, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस पीस मिशन है, पीस कीपिंग मिशन, उसकी स्थापना हुई थी 1948 में। उद्देश्य यही कि जो भी संघर्षशील देश हैं, जहाँ पर टेंशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा गृह युद्ध सा माहौल है, तो वहाँ पर पीस के लिए, शांति के लिए वहाँ इन लोगों को भेजा जाता है और वो शांति स्थापित करवाते हैं। पिछले 70 साल में 10 लाख से अधिक पुरुष और महिला उन सब ने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के मिशन में पार्टिसिपेट किया, 70 से अधिक अभियानों में। ठीक है, 125 देशों के 1 लाख से अधिक सैनिक, पुलिस और आम नागरिक भी वहाँ पर जाके उन्होंने सेवा की है। और वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो कितने पीस मिशन चल रहे हैं, तो 14 पीस मिशन चल रहे हैं। ये पूरी लिस्ट है और ये जो मैप देख रहे हैं आप, जहाँ भी ये इस तरह का चिन्ह दिखाई दे रहा है वहाँ पर पीस कीपिंग मिशन चल रहा है। एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी पीस कीपिंग मिशन वहाँ पर स्थापित है। बाकी ये सब है, तो ये पूरी लिस्ट भी आपके सामने रही। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। युद्धपोत है। उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर तक का अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है वो ले सकते हैं, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ मेंबरशिप अवेलेबल है और इसके ज़रिए आपको मिलता है 1 साल तक, अगले 1 साल तक और पिछले भी आपको PDF मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगले 1 साल तक टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आप चेक कर सकें कैसी तैयारी है। और बुक्स जो आने वाली है उस पर छूट भी मिलेगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, बहुत ही काम आएगा और हज़ारों स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहे हैं। तो क्वेश्चन होगा अगला, युद्धपोत है INS मोरमुगाओ, ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये डिस्ट्रॉयर मतलब एक जहाज़ का की एक कैटेगरी है युद्धपोत की। तो उसे दिसंबर 2022 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। कमीशन का मतलब होता है शामिल कर लेना इंडियन नेवी में। तो इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? आंसर होगा प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, ध्यान में रखना है, प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। तो मैं सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि डिस्ट्रॉयर जो है ना, ये ऐसा क्यों लिखा जाता है, युद्धपोत क्यों नहीं लिखा जाता है। देखिए, कई तरह के वॉरशिप होते हैं। इंडियन नेवी या दुनिया भर की नेवी अलग अलग तरीके की वॉरशिप का इस्तेमाल करती है। एक होता है एयरक्राफ्ट करियर, ये चलता फिरता एयर स्ट्रिप होता है, जैसे INS विक्रांत जो है वो चलता फिरता एयर स्ट्रिप है। दूसरा होता है डिस्ट्रॉयर, जो कि हिंदी में कहते हैं विध्वंसक। ये छोटा होता है किसकी तुलना में, तो एयरक्राफ्ट करियर की तुलना में छोटा होता है। तीसरा होता है फ्रिगेट, जो कि डिस्ट्रॉयर से थोड़ा सा छोटा होता है। फ्रिगेट में सुपरसोनिक मिसाइल वगैरह लैस होती है और डिस्ट्रॉयर में और भी उससे ज़्यादा हेवी मिसाइल होती है। चौथा होता है कॉर्वेट, जो छोटा युद्धपोत होता है। ठीक है, तो यहाँ जो वॉरशिप की बात कर रहे हैं वो है डिस्ट्रॉयर। ओके, ये रहा मोरमुगाओ, नाम आपको ध्यान में रखना है, मोरमुगाओ, INS मोरमुगाओ। INS का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल सर्विस। ये भी हो सकता है सवाल आपसे, इंडियन नेवल सर्विस। तो इसे मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया, यानी शामिल कर दिया गया इंडियन नेवी ने में। कौन कौन उपस्थित थे इस दौरान? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, तो उन्होंने ही औपचारिक रूप से इसको कमीशन करवाया है इंडियन नेवी में। युद्धपोत जो मोरमुगाओ है, ये प्रोजेक्ट 15B के तहत दूसरा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। स्टेल्थ गाइडेड का मतलब क्या हुआ? एक तो स्टेल्थ हो गया, स्टेल्थ का मतलब हो गया कि रडार की पकड़ में नहीं आएगा। ओके, या तो दिख जाए तो ही इसे देख सकते हैं,
लेकिन अगर बहुत दूर है और दिखाई नहीं दे रहा ये जहाज़ तो इसे रडार के जरिए पकड़ना मुश्किल होता है। दूसरी बात कि गाइडेड मिसाइल यहाँ पर इसमें स्थापित होगा, यानी यहाँ से लॉन्च किया जा सकता है गाइडेड मिसाइल। गाइडेड का मतलब क्या हुआ, जिसको गाइड किया जा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और इसे डिस्ट्रॉय करना है तो लॉन्च कर दिया गया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला आया तो ये घूम के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं गाइडेड मिसाइल लॉन्च से लैस ये डिस्ट्रॉयर। ओके, अच्छा, इस प्रोजेक्ट का पहला जो था, कौन सा प्रोजेक्ट, तो 15B। ओके, तो उस प्रोजेक्ट के तहत जो पहला बना था डिस्ट्रॉयर वो था INS विशाखापत्तनम। ठीक है, तो INS मोरमुगाओ, उसका निर्माण किसने किया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ये जहाज़ 163 मीटर लंबा है और 17 मीटर चौड़ा है। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है पानी का वो है 7,400 टन। अधिकतम 30 नॉट स्पीड है इसकी और 75% इसमें जो सामान लगे हुए हैं वो स्वदेशी हैं। ठीक है, और ब्रह्मोस जैसी जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं वो सभी इसमें लैस की जा रही हैं। तो ये एक बहुत ही भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है ये। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 15B, उसको 1 दशक पहले शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये लगातार इस प्रोजेक्ट के तहत यानी 15B के तहत जहाज आ रहे हैं। पहला जहाज है विशाखापत्तनम जो नेवी में शामिल हो चुका था। दूसरा है मोरमुगाओ जो कि अब शामिल हुआ है। तीसरा आने वाला है इम्फाल और चौथा होगा सूरत। ठीक है, तो इंडियन नेवी की बात कर लें, इस वक्त चीफ कौन है, एडमिरल R हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा विकसित किस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिए करने को L1 फ्रीक्वेंसी के सैटेलाइट लॉन्च होंगे। आंसर होगा नाविक। नाविक के बारे में मुझे लगता है आप पहले से जानते होंगे, लेकिन अब अपडेट यही है कि नाविक को हर आम मोबाइल में इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए एक खास फ्रीक्वेंसी की यानी L1 फ्रीक्वेंसी के सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, और इसकी जानकारी केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने दी है संसद में। और उनका कहना है कि नाविक नेविगेशन उपग्रह सिस्टम है, इसका आम लोग उपयोग कर पाएंगे और इसी के लिए ये काम किया जा रहा है कि नए सैटेलाइट जो L1 आवृत्ति के होंगे, फ्रीक्वेंसी के होंगे, वो लॉन्च किए जाएंगे और जल्द ही कुछ वक्त में आम लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए हो ये रहा था कि नाविक में L5 और S फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जा रहा था। तो जो फ़ोन सेट है उसमें जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो आसानी से L1 जो फ्रीक्वेंसी है उसको आसानी से कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो इसलिए नाविक में अब थोड़ा जो स्ट्रेटजी है उसी के तहत हो रहा है। L1, L5 और S फ्रीक्वेंसी के तहत जो पहले से किया जा रहा था तो उसको टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली गई है, सब कुछ हो गया है। तो अब L1 फ्रीक्वेंसी के उपग्रहों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो उससे क्या खास है कि वो खास जगह को ट्रैक करने में बहुत आसानी होती है। तो भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है वो 2 तरह का है इस वक्त। एक तो नाविक है जिसके बारे में ये देखा आपने, और एक और है गगन। तो गगन का यूज़ होता है किसमें, जो सिविल एविएशन है उन सब में यूज़ होता है, यानी हवाई जहाज में। और नाविक का आम लोगों के लिए नेविगेशन सिस्टम, जैसे GPS आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर फ़ोन में, तो वो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा 20 दिसंबर को। ठीक है, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है और इसको संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था 2005 में, पहली बार 2006 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, तंदूर तूर दाल उसके लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग मिला है। आंसर होगा तेलंगाना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन जारी की है कि इसको GI टैग दे दिया गया है तंदूर रेड ग्राम को। ओके, तो ये GI सर्टिफिकेट है। इससे अब वहाँ पर जो स्थानीय अरहर है
उसको एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाता है कि इस नाम से कोई दूसरा नहीं बेच पाएगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग इसको मिल गया। ठीक है, ये तेलंगाना के आसपास वहाँ पर उगाया जाता है। ये रहा तेलंगाना, मैप में आप देख रहे हैं। ओके, लगभग 24% इस तूर दाल में प्रोटीन होता है। 24% जो अन्य जो अनाज हैं, जो दूसरे दो दाल हैं, उससे 3 गुना है। मतलब दूसरे दाल का मतलब कि जो तूर दाल ही है दूसरा, उससे 3 गुना ज़्यादा होता है इसमें प्रोटीन। ठीक है, तो तेलंगाना का है ये, और इसे मिल गया है जीआई टैग। तेलंगाना की बात कर लें, राजधानी हैदराबाद। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन, और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गमोचा यानी तौलिया। तो ये खास तरह का तौलिया है जिसको गमोचा कहते हैं। तो उसके लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा असम। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पीयूष गोयल ने ही जारी की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। तो ये मिला है असम के गमोछा को। ठीक है, गमोचा ये कहेंगे। गमोचा जो है असम की संस्कृति और उसकी पहचान का एक प्रतीक माना जाता है, और केंद्र सरकार ने आवेदन आने के 5 साल के बाद ये जीआई टैग मिल दिया है उसे। आवेदन 2017 में किया गया था। तो असम मैप में देख रहे हैं आप, ये रहा असम। इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, और चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन भी जीआई टैग से है, रक्त से कार्पो खुबानी। उसके लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा लद्दाख। तो लद्दाख के रक्त से कार्पो खुबानी, उसे जीआई टैग मिल गया है, और इसकी भी घोषणा पीयूष गोयल ने की है। ठीक है, उन्होंने ट्विटर पर जीआई टैग शेयर भी किया है। तो ख़ास जो इसकी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको दिया गया है जीआई टैग। ये खुबानी छोटे सुनहरी नारंगी रंग के होते हैं, और फल के बीज भी खाए जाते हैं। स्वाद और दिखने में बादाम के समान होता है, और ये फल जो है वो कैंसर में, कब्ज में, हार्ट को स्वस्थ रखने में, एनीमिया में, अस्थमा, आँखों में, हड्डियों को स्वस्थ रखने में, इन सब में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिस वजह से खुबानी को जीआई टैग मिला है। ओके, और ये है लद्दाख का। ओके, तो मैप में आप देख रहे हैं लद्दाख कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सफ़ेद प्याज के लिए महाराष्ट्र के किस शहर को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा अलीबाग। ठीक है, अलीबाग एक जगह है और सिटी है, वहाँ का जो सफ़ेद प्याज है वो बहुत ही मशहूर होते हैं। औषधीय गुण होते हैं, मेडिसिनल बेनिफिट होता है उसमें, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, और डायबिटीज़ में भी, उसके इलाज में भी मदद करता है। तो ये महाराष्ट्र का अलीबाग बहुत पॉपुलर है सफ़ेद प्याज, तो उसे अपनी विशेषताओं के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग जो है वो एक प्रतीक होता है क्योंकि किसी खास जगह का ये है, और उस क्षेत्र से जोड़ने के लिए और वहाँ जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि डुप्लीकेट उसी नाम पर कोई मार्केट में सामान न उतारे, इसलिए ये जीआई टैग दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया गया है। तो इस विधेयक में, इस बिल में किस प्रावधान को अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया? आंसर होगा गैर जीवाश्म स्रोतों का उपयोग अनिवार्य किया गया। ओके, और ये अभी हाल ही में राज्यसभा ने ये पारित किया है। ये कुछ महीने पहले लोकसभा से पारित हो चुका था, तो अब ये कानून बन जाएगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर करते ही। ओके, और इसमें यही है कि ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो बड़ी बिल्डिंग है उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल, उसके स्रोतों का उपयोग को मैंडेटरी किया जाएगा। मतलब कि आप जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल का भी उपयोग करना होगा। ठीक है, जैसे आप जनरेटर चला रहे हैं तो उसमें डीजल का उपयोग ना करके आप उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वो हाइड्रोजन से या तो चले ऐसा, या फिर सोलर सिस्टम अपने यहाँ लगाएं कि उससे बिजली मिल सके। ओके, तो ये सब मैंडेटरी किया जा रहा है। बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने, उनका ये कहना है कि भारत को ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। ओके, और ये मकसद यही है कि तकरीबन 100 किलोवाट
का जो कनेक्शन लोड होगा या 120 किलोवाट का जो डिमांड होगा, तो उन सब भवनों में वहाँ पर ऊर्जा संरक्षण की व्यवस्था के तहत ये करना होगा कि नॉन फॉसिल फ्यूल के स्रोतों का उपयोग अनिवार्य कर दिया जाएगा। आप कुछ तो बिजली लें, लेकिन कुछ खुद ही पैदा करें और उसी से अपनी डिमांड को पूरी करें। तो पहले बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं उसमें ये काम किया जा रहा है। और इस बिल में एक और ख़ास बात है कि कार्बन ट्रेडिंग को वो एक तरह से इसको प्रमोट किया जाएगा इस बिल के थ्रू। जब ये कानून बन जाएगा तो कार्बन ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? कार्बन ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री को ये कहा जाएगा कि आप इससे ज़्यादा, इस खास लिमिट से ज़्यादा आप कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, ज़्यादा आपका है उत्सर्जन, तो आपको इसके पेनल्टी देनी होगी। और जो कंपनी अपनी लिमिट से कम ही उत्सर्जन करेगी तो उसे वो फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक ख़ास चीज़ होने जा रही है और उसे कहते हैं हम कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि अगर कोई इंडस्ट्री अपनी कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है तो उसे पैसे मिलेंगे, और जो ऐसी इंडस्ट्री है जो अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रही है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कार्बन ट्रेडिंग होगी। कोई भी कंपनी जो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रही है वो कार्बन ट्रेडिंग कर सकती है, वो खरीद सकती है। ओके, कि हम ये खरीद लिए कि हमें ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा मतलब कार्बन ज़्यादा हम एमिशन कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो इसलिए हमें पैसे देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये भी इस कानून में प्रावधान किया जा रहा है एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022 में। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का व्यापार। ओके, तो महत्वपूर्ण बात है इसमें यही है कि गैर जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग, कार्बन ट्रेडिंग, भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड के रूल में बदलाव किया जाएगा, वाहनों के लिए एक तय मानदंड और उसको भी बेहतर किया जाएगा कि इससे ज़्यादा जो पहले से तय है कि जो प्रदूषण है वो कितना ज़्यादा हो रहा है और उसको भी कंट्रोल में किया जाए, और ऊर्जा एफिशिएंसी ब्यूरो की गवर्निंग काउंसिल को और बेहतर किया जाए। तो ये सब काम किया जा रहा है, ये सब तैयारी चल रही है और उसके लिए कानून बनने वाला है, फाइनल हो चुका है। अब बस राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे और वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे के कारण नई राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के तहत किस देश ने अपने डिफेंस बजट को दोगुने से ज़्यादा बढ़ा दिया है? आंसर होगा जापान। जापान ने ये किया है, न्यूज़ आप देख रहे हैं। देखिए, चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं, उत्तर कोरिया है, तो और इसके अलावा अभी जो रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया उसके बाद से जापान ने सोचा है कि अपनी जो सामरिक क्षमता है उसको और बढ़ाया जाए। जापान जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शांति के रास्ते पर चल रहा था और उसने सिर्फ अपनी इकॉनमी को बेहतर की और 2022 में लगभग 5 ट्रिलियन तक उसकी इकॉनमी पहुंची गई। जापान जो है वो दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से वो अमेरिका के सहारे पर है। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें जब बुरी हार हुई जापान, जर्मनी, इन सब की, तो उसके बाद से जापान को कह दिया गया था कि वो अपने डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। और उसी के बाद उसने संविधान लेकर आया जापान और उसने जो है अपनी सुरक्षा को लेकर पूरा सौंप दिया एक तरह से अमेरिका पर, और अमेरिका उसे प्रोटेक्ट करता था। लेकिन अब माहौल बदल गया है, वहाँ पर अब चीन जो है वो बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर है और हर वक्त जो तमाम द्वीप हैं और साउथ चाइना सी है उसको लेकर वो दावा ठोकता रहता है। तो ऐसे में ये देखने को मिला है कि उसने बहुत बड़े पैमाने पर खर्च अपना जो है ना डिफेंस बजट वो अब बढ़ा रहा है, दोगुने करने जा रहा है। तो जापान अपने पूरे सामरिक चीज़ों में बदलाव कर रहा है। एक बार मैप के थ्रू देखते हैं, ये रहा प्यारा भारत और जापान क्या है, जापान इस तरफ है, यहाँ पर आपको ले चलते हैं। ये रहा जापान इस तरफ है, ये रहा चाइना, ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है और ये है जापान। द्वीपीय देश है, बहुत सारे द्वीप हैं इसमें। और चीन जो है वो इस पूरे हिस्से पर
डोमिनेट करने की कोशिश करता रहता है। तो ऐसे वक्त में जापान ने अपनी पूरी नीति बदली है। उसने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, नेशनल डिफेंस प्रोग्राम गाइडलाइन और मिड टर्म डिफेंस प्रोग्राम वो लॉन्च किया है उसने, और इसी के तहत उसने अपनी जो डिफेंस बजट है उसको दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और वो ऐसी तैयारी कर रहा है कि चीन को पूरा टक्कर दे सके। हालांकि वो अभी हमेशा और लगातार वो नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा है कि उससे हमारा ख़तरा है। हो ये रहा है कि नॉर्थ कोरिया लगातार ऐसे मामले आए हैं कि जब अपना मिसाइल टेस्ट करता है तो वो मिसाइल इसके ऊपर से भेज देता है। तो ऐसे में अगर किसी देश के सामने से दूसरे देश का मिसाइल जा रहा है तो वो एक ख़तरा भी है, बहुत बड़ा ख़तरा है। ठीक है, चाइना का भी मामला आया था, चाइना ने भी कुछ मिसाइल टेस्ट किए थे और इसके जो द्वीप है यहाँ पर उसके ऊपर से वो लेकर गया था। तो ऐसे में उसे और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है डिफेंस तौर पर, और इसी के लिए वो अपना जो डिफेंस बजट है वो बढ़ा रहा है। ओके, लगातार। और अभी उसने क्या किया है कि जीडीपी का जो 1% खर्च करता था डिफेंस को लेकर, अब वो 2% खर्च करेगा। तो अब जापान की बात करें, राजधानी क्या है? टोक्यो, और सम्राट कौन है? नारुहितो। प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है, और मुद्रा है जापानी येन। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना मेंबरशिप आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। अब मिलते हैं कल आपके लिए ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।